गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो सेकेंड लेक्चर अगर हम स्टार्ट करें तो सेकेंड लेक्चर में एक्चुअली आप सबको पता है कि आज का भी ये लेक्चर एक फंडामेंटल होने वाला है, और एक ऐसा फंडामेंटल लेक्चर ये जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आने वाले रेजिस्टेंस वगैरह और भी जो फॉर्मूलेज होते हैं या गैल्वेनिक सेल्स की अगर हम बात करें उसके कुछ कॉन्सेप्ट को हमारे क्लियर करा देते हैं। और आज की जो क्लासेस है स्पेशली ये बच्चों के मन में इस लेक्चर से कुछ डाउट रह जाता है, जिसकी वजह से इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड लेक्चर वो ये होता है उसमें। तो वो क्या है, उसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम पहले आपको ये बता दें कि कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फंडामेंटल टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ हम लोग एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में स्टडी करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी अगर हम आते हैं तो प्रोसेस क्या होगा, चार्जिंग। और वही केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम आते हैं तो प्रोसेस क्या होगा, डिस्चार्जिंग। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल से अगर हम केमिकल की बात करें बेटा तो प्रोसेस सिंपली कहलाता है चार्जिंग, और केमिकल से अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो प्रोसेस कहलाता है क्या बेटा, डिस्चार्जिंग। आपको पता चल गया होगा। तो इसी कन्वर्जन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम दिए थे। और उसके बाद हम सभी लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सबस्टेंस। और इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से कंडक्ट होती है, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक फ्लो ऑफ आयंस। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है तो आपका वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है तो आपका, आप समझ गए होंगे कि आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें मैंने बहुत सारे दो अंतर भी पढ़ाए थे, दो क्या काफ़ी अंतर पढ़ाए थे। जैसे मैंने कहा था कि जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है वो बिना डिकम्पोज हुए इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, क्योंकि मेटल का रॉड कभी डिकम्पोज नहीं होता है, बस इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है कि ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो आयनिक कंडक्टेंस होते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होते हैं, वो बिना टूटे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, उनका टूटना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो आज की जो सेकेंड लेक्चर है, आज के सेकेंड लेक्चर में अगर हम बात करें तो आज के सेकेंड लेक्चर का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोगों को पहले एक कॉन्सेप्ट ये बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कि वह सेल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या वह रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड तो समझ में आ गया कि वह रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और इलेक्ट्रोड के अंदर आप सबको पता है कि दो पोल होते हैं, एक एनोड और एक क्या होता है, कैथोड। एक एनोड होता है और एक क्या होता है बेटा, कैथोड होता है। इसको हम एक वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देते हैं, इस लेक्चर को सुनिएगा। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जब भी हम किसी से पूछते हैं कि एनोड और कैथोड का चार्ज बताइए, तो हम बिना सोचे और समझे हम कहते हैं कि एनोड का चार्ज प्लस होगा और कैथोड का चार्ज माइनस होगा। अगर कोई भी आपसे कोई कहता है कि एनोड और कैथोड का चार्ज बताइए, जो इलेक्ट्रोड के पार्ट, इलेक्ट्रोड का मतलब वह रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रोड के अंदर दो पोल, एक एनोड और एक कैथोड, और कोई भी बोलता है कि एनोड और कैथोड का चार्ज बताइए, तो कभी भी ये गलती नहीं करिएगा कि डायरेक्ट चार्ज बताइएगा। उससे ज़रूर पूछिए सामने वाले से कि आप किस कंडीशन में चार्ज जानना चाहते हैं, चार्जिंग प्रोसेस में जानना चाहते हैं कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जानना चाहते हैं। क्योंकि एनोड और कैथोड का चार्ज सिर्फ एक नहीं होता बेटा, एनोड और कैथोड का चार्ज डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है, चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है। क्योंकि अगर आप एनोड सिर्फ प्लस बोलते हैं और कैथोड माइनस बोलते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, और यहाँ कभी कभी आप एनोड माइनस और कैथोड प्लस बोलते हैं तो ये ना कभी कभी गलत है। क्योंकि एनोड और कैथोड का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, और वो कंडीशन कौन सी है वो हम आपको बता देते हैं। अगर कंडीशन बेटा चार्जिंग प्रोसेस का है, किसका प्रोसेस है, चार्जिंग का, मतलब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, तो उस केस में आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, उस केस में एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव पोल होता है, और जो कैथोड होता है ये आपका नेगेटिव पोल होता है। लेकिन एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड का हमेशा रिडक्शन होगा।
तो चार्जिंग प्रोसेस में अगर प्रोसेस चार्जिंग है बेटा, तो एनोड का जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव पोल होगा और कैथोड का जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव पोल होगा। चार्जिंग प्रोसेस में एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड का रिडक्शन होगा। ये कंडीशन किस टर्म में है? चार्जिंग प्रोसेस में। और कोई बोलेगा कि चार्जिंग प्रोसेस में करंट का डायरेक्शन बता दो, तो आप कहेंगे डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से माइनस, मतलब एनोड टू क्या होगा? कैथोड। और यही अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पूछा जाता है तो करंट के डायरेक्शन के जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा कैथोड टू एनोड। लेकिन आप एक डायरेक्शन को पकड़ के रखिए, बाकी उसका समझ में आ जाएगा। तो कोई भी बोलता है कि एनोड और कैथोड का चार्ज बताइए, तो उनसे आप कहें कि आप कौन सी कंडीशन में चार्ज जानना चाहते हैं, चार्जिंग कि डिस्चार्जिंग। अगर चार्जिंग है तो एनोड का चार्ज, एनोड पोल पॉजिटिव होगा और कैथोड पोल नेगेटिव होगा। और एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड का हमेशा रिडक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वही कंडीशन अगर डिस्चार्जिंग अगर आ जाती है, अगर डिस्चार्जिंग आ गया, इट मीन्स आप शायद समझ गए होंगे डिस्चार्जिंग प्रोसेस में केमिकल से इलेक्ट्रिकल आते हैं। जैसे अपने वॉच सेल होता है, वॉच में जो सेल यूज़ होता है उसे मरकरी सेल बोला जाता है। अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, जो वॉच होता है एक मरकरी सेल होता है। लेकिन स्मार्ट वॉच की सेल की नहीं, हम नॉर्मल वॉच की बात कर रहे हैं। नॉर्मल वॉच में जो सेल यूज किया जाता है वो मरकरी सेल होता है और वो डिस्चार्जेबल होता है। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस होती है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में एनोड और कैथोड का चार्ज क्या होता है? याद रखिए, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में एनोड का जो चार्ज होता है वो हो जाता है नेगेटिव पोल और कैथोड का जो चार्ज होता है वो बन जाता है क्या बेटा? पॉजिटिव पोल। लेकिन एनोड का तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड का तब भी क्या होगा? रिडक्शन। ये तो हमेशा होता है। तो क्या अंतर मिला? कोई भी बोले कि एनोड और कैथोड का चार्ज क्या है, तो आप सामने से बोलें कि एनोड और कैथोड का चार्ज किस टर्म में जानना चाहते हैं, चार्जिंग प्रोसेस में कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। अगर आप चार्जिंग प्रोसेस में जानना चाहते हैं तो एनोड पॉजिटिव पोल होगा और कैथोड नेगेटिव पोल होगा। अगर आप डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जानना चाहते हैं तो एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। लेकिन एक चीज़ सेम है, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड का हमेशा रिडक्शन। और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कैथोड टू क्या हो जाएगा? एनोड। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिएगा। तो जितना भी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जो हम आपको टेबल पढ़ाए थे, उस टेबल में मैंने आपको कहा था एक गैलोनिक सेल था, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। जब तक इस चैप्टर में गैलोनिक स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम पूरा प्रोसेस चार्जिंग में ले जाते हैं। जब तक गैलोनिक सेल ना स्टार्ट हो जाए उसके पहले जितना टॉपिक हम पढ़ते हैं सब चार्जिंग पढ़ते हैं, क्योंकि गैलोनिक सेल से जितना टॉपिक आता है वो डिस्चार्जिंग का आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये दो पार्ट हो गए, एक पहला पार्ट जिसमें हम चार्जिंग की पूरी बातें करते हैं और एक दूसरा पार्ट जिसमें हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। अभी पूरी टॉपिक जो है वो चार्जिंग की चल रही है। और जब जैसे गैलोनिक सेल जिस दिन स्टार्ट होगा आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। तो आप सभी लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि एनोड और कैथोड का कभी भी कोई चार्ज पूछता है तो हम उसको उसी तरीके से डील करेंगे जिस तरीके से समझाया जाता है। कोई भी चार्ज डायरेक्ट नहीं बोलिए। अगर सोचिए, अगर हम कोई पूछता है कि एनोड और कैथोड का चार्ज क्या होगा, तो हम अगर उसका डायरेक्ट बोलते हैं कि प्लस और माइनस, तो सोचिए अगर एनोड प्लस और कैथोड माइनस है, इसका मतलब इन्वर्टर की बैटरी जब चार्ज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड होगा, क्योंकि आपने बोला प्लस से माइनस होता है। और जब वही लाइट कट जाती है तो क्या तब भी करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड ही होगा डिस्चार्जिंग में? मतलब जो डायरेक्शन करंट में एनोड से कैथोड था, क्या वही डायरेक्शन डिस्चार्जिंग में भी होगा? तो कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगा भाई? अरे चार्जिंग प्रोसेस में अगर करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड है तो जैसे ही लाइट कटती है तो वैसे ही आपको पता है कि प्रोसेस डिस्चार्जिंग हो जाता है और इन्वर्टर करंट प्रोवाइड करता है हमारे मेन सर्किट में, जिसकी वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप चार्जिंग में बोलते हैं कि करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड है तो डिस्चार्जिंग में उसका रिवर्स हो जाएगा, कैथोड टू एनोड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको चार्ज भी तो बताना ज़रूरी है ना।
तो कोई भी बोले कि एनोड और कैथोड का चार्ज क्या होता है, तो आप उससे कहें कि कौन से प्रोसेस में जानना चाहते हैं आप, चार्जिंग प्रोसेस में जानना चाहते हैं कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जानना चाहते हैं। और जो लोग बिना कुछ सोचे समझे इसको ये बोलते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक ड्रॉबैक है उन स्टूडेंट्स का जो अभी केमिस्ट्री को इस तरीके से समझ नहीं पाए। क्योंकि कभी भी कोई डायरेक्ट चार्ज ना बताए बेटा, क्योंकि अगर डायरेक्ट चार्ज आप कहीं भी बताते, किसी को भी बताते हैं, अगर सामने वाला सुन भी लेता है, अगर उस चीज़ को जानता है, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में वो गलत ही समझेगा। इसीलिए जब भी कोई पूछे एनोड और कैथोड का चार्ज क्या होता है, तो उनको कहिए कि चार्जिंग प्रोसेस में एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। और वही डिस्चार्जिंग अगर आ जाए तो एनोड माइनस हो जाएगा, कैथोड प्लस होगा। लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड का हमेशा रिडक्शन होता है। ये हमेशा हम लोग को पता है, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड का हमेशा रिडक्शन होता है। अगर हम एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन के बारे में अगर हम समझ लिए हैं, तो अब हम आपको देखिए एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो भैया आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में हमने 2 मेटल के रॉड लगा दिए। अब तो आप इतना पढ़ चुके हैं कि अगर 2 मेटल के रॉड लगाए हैं तो इसका मतलब आप शायद समझ गए होंगे कि ये मेटलिक कंडक्टर होगा। ये क्या होगा? मेटलिक कंडक्टर होगा। और इसमें हमने वाटर भर दिए, ठीक है, क्या भर दिए? वाटर। और इसमें मेटलिक कंडक्टर, मतलब आप शायद समझ गए होंगे सॉल्यूशन एक्वस है। और ये कोई रॉड होगा, कोई मेटलिक रॉड होगा, ठीक है, जिसमें से ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि जब तक गैल्वेनिक सेल ना स्टार्ट हो जाए पूरा प्रोसेस चार्जिंग का है। तो ये क्या गैल्वेनिक सेल है? नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक, ये सब जनरली इन्वॉल्व होते हैं चार्जिंग में। तो यहाँ पर प्लस कौन होगा? एनोड, और माइनस कौन होगा? कैथोड। समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जब किसी सॉल्यूशंस में, जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में हम सबस्टेंस को डालते हैं, और सबस्टेंस क्या? एसिड, बेस या साल्ट। मान लीजिए इसमें हमने डाल दिया कोई भी साल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, या हमने एसिड डाल दिया, यहाँ बेस डाल दिया। तो उस सबस्टेंस को डालने के बाद जब इसमें हम करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो सबस्टेंस टूट जाता है, और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। कोई भी बोले इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो आप कहेंगे सर एक ऐसा प्रोसेस, ढंग से बताएंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम सबस्टेंस को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं और उस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वो सबस्टेंस जो होता है वो टूट जाता है। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन मेटलिक कंडक्टर है और कौन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, आप शायद बता सकते हैं। ये जो मेटल के रॉड देख रहे हैं ये मेटलिक कंडक्टर है, और जो सबस्टेंस को जो डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। तो बताइए टूट कौन रहा है, मेटलिक कंडक्टर की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर? आप सबको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जैसा कि मैंने कल पढ़ाया भी था कि मेटलिक कंडक्टर नहीं टूटता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में केमिकल चेंज होता है, क्योंकि डिकम्पोज, ये टूटते हैं और टूटने के बाद ये अपोजिटली इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। अब NaCl को डाला है सॉल्यूशन में, करंट पास करोगे, इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें कौन इलेक्ट्रोलाइट है? ये इलेक्ट्रोलिटिक है, और ये रॉड जो है वो मेटलिक कंडक्टर्स हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ये मेटलिक कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है? NaCl। तो ये टूटेगा, कैसे टूटेगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा भाई? प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, मतलब कहाँ? कैथोड के पास। और माइनस वाला कहाँ जाएगा भाई? एनोड के पास, क्योंकि अपोजिटली चार्ज पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक चीज समझ में आ गया कि जैसा रॉड होगा उसी के अपोजिट वाला जाके उस पर इकट्ठा होगा। मान लो कि ये रॉड एनोड का है, और एनोड का रॉड आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव रॉड होता है चार्जिंग में। तो ये रॉड कौन सा है? पॉजिटिव है।
तो इस पॉजिटिव रॉड पे कौन इकट्ठा होगा? माइनस वाला। कौन इकट्ठा होगा बेटा? माइनस वाला। सब माइनस वाले इस पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? यहाँ पे सब माइनस वाले जाके इकट्ठा हो जाएंगे। और यही अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें रॉड है किसका बेटा? कैथोड का, तो कैथोड का चार्ज क्या होता है? माइनस माइनस माइनस। तो इस पे कौन जाके इकट्ठा होंगे? पॉजिटिव। कौन इकट्ठा होंगे? पॉजिटिव। कौन इकट्ठा होंगे? पॉजिटिव। सब पॉजिटिव कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। और ये सारा सिस्टम किस में है? चार्जिंग प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह सिस्टम में। याद करने का तरीका सिर्फ याद रखिएगा, AACC, ये एक शॉर्टकट तरीका है याद करने का। और क्या तरीका है? AACC। AA का मतलब एनायन एनोड पे जाएगा, CC का मतलब कैटायन कैथोड पे जाएगा। ये याद करने का तरीका है। कोई भी बोले कौन किस पे जाएगा तो कह देना AACC। चार्जिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एनायन एनोड पे जाएगा और कैटायन कैथोड में जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ किस में है? चार्जिंग प्रोसेस में है। ये जो सिस्टम जो मैंने अभी लिखा AACC, ये प्रोसेस किस में है? चार्जिंग में। क्योंकि डिस्चार्जिंग में आपको पता है कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोड का, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे वो डिफर हो जाएगा। इसलिए ये सिस्टम सिर्फ जो AA और CC ये सिर्फ चार्जिंग प्रोसेस में है। कोई बोलेगा चार्जिंग प्रोसेस में एनायन किधर जाएगा, कैटायन किधर जाएगा, तो कह देना एनायन जाएगा। ऐसे याद करो, AACC, एनायन जाएगा एनोड की तरफ, कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, बस खत्म। अब जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस आएगा, गैलेनिक सेल आएगा, तो उसमें हम आपको ट्रिक बता देंगे उसमें कौन कहाँ जाएगा। लेकिन अभी तो चार्जिंग प्रोसेस ही चल रहा है, तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे, एनायन एनोड की तरफ और कैथाइन कैथोड की तरफ। अब उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन, कि ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं सर, ताकि हम रिएक्शन बना सके। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। आप नोट्स में लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? लूज करते हैं। दूसरा, या नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ आयन क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। और तीसरा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में, जो मेटल से मेटल आयन आते हैं। अगर कोई भी मेटल से मेटल आयन आता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ये आप नोट कर सकते हैं, जो मेटल से मेटल आयन आता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के एक बेसिक 3 डिफिनेशंस के हम आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज करता है, और मेटल से मेटल आयन आते हैं। ये आपके सिंपली ऑक्सीडेशंस हैं, और इसी को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन सिस्टम है। लेकिन अगर यही रिडक्शन की बात करता है, तो रिडक्शन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जहां नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं, नंबर ऑफ आयन्स क्या करता है? डिक्रीज करता है। बात समझ में आ गया? और जहां मेटल से मेटल आयन नहीं, मेटल आयन से क्या होता है? मेटल होता है। उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। मेटल आयन से मेटल होता है। तो ये 3 डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तीनों में अंतर है। अब आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि Zn से Zn+2 बेटा बताइए, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मेटल से मेटल आयन है, यह ऑक्सीडेशन है। अगर मैं बोलूं कि कॉपर+2 से कॉपर, तो आप तुरंत समझ गए कि ये मेटल आयन से मेटल है, तो इसका मतलब क्या है? रिडक्शन है। और देखिए, तीनों डेफिनेशन को हम अभी क्लियर कर देते हैं। ऑक्सीडेशन में कहा था कि इलेक्ट्रॉन लूज करता। देखिए, जिंक रॉड मेटल रॉड है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn+2 हो जाएगा, समझे? इट इज Zn+2। और दूसरा जो केस है नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज करने का, देखो नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज भी करेगा। यहाँ पर 0 है, कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर +2 है, 0 से +2 आयन्स बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन है। और तीसरा मेटल से मेटल आयन, देखो मेटल से मेटल आयन, ऐसा सिंपली ऑक्सीडेशंस, राइट। लेकिन रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो देखो कॉपर+2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है तो कॉपर+2 से कॉपर हो जाएगा, क्योंकि 2 चार्ज ऑलरेडी था, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो न्यूट्रल ही तो हो जाएगा ना। और दूसरा नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज कैसे किया? यहाँ +2 है, यहाँ पे 0 है, कोई चार्ज नहीं है, तो +2 से 0 डिक्रीज ही हुआ आयन्स। और तीसरा
मेटल आयन से मेटल, वो तो जैसे देख रहा है मेटल आयन से मेटल, तो ये पूरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम लोग को क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन कौन होता है और रिडक्शन कैसा होता है। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ काम चलाऊ हैं अभी, जिससे आप रिएक्शन बना सकते हैं। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पूरा डिटेल आपको हम गैल्वेनिक सेल में बताएंगे एक अच्छे लेवल का। अभी तो सिर्फ समझ लीजिए कि हाँ बेसिक और फंडामेंटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया ताकि रिएक्शन बना सकते हैं। अब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन आता है यार, कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो सबस्टेंस दे देगा, इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, NaCl दे देगा और कहेगा इसका केमिकल रिएक्शन बनाओ। सोडियम क्लोराइड NaCl अगर दे देगा और कहेगा कि केमिकल रिएक्शन बना, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि इसको बस तोड़ के यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, Na+ और Cl-। वो सोचते हैं कि हमारा रिएक्शन तैयार हो गया। नहीं भैया, आपको केमिकल रिएक्शन बनाना, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एनोड का एनोड पे बनाओ, कैथोड का कैथोड का बनाओ। तो कैसे बनाओगे रिएक्शन हम आपको बता देते हैं। ये क्या है, कैटायन है, तो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। ये क्या है, एनायन है, ये किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। मैंने याद करने का तरीका CCAA, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। अगर रिएक्शन बनाओगे तो पहले बना लो एट एनोड। तो बताओ एनोड पे कौन बनेगा, Na+ की Cl-। Cl-। तो कैसे बनाओगे, Cl-। एनोड का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ईमानदारी से बताइए क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज की गेन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Cl- अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो प्रोडक्ट में लिखा जाता है राइट हैंड साइड में। तो अगर Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl पे चार्ज क्या आएगा। अब ज़रा सोचिए, किसी ने 1 रुपये उधार लिए थे और उसने 1 रुपये जो उधार लिए थे उसने दे दिए, तो चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल। तो Cl- उसमें -1 चार्ज था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया था और उसने दे दिया, तो इसका मतलब चार्ज क्या होगा, Cl होगा और +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये +1 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में लिखने का मतलब है कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लूज कर रहा है। और वही रिएक्शन अगर एट कैथोड पे बात करोगे, किस पे बात करोगे, कैथोड पे, तो कौन बनेगा, Na+। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन लूज की गेन करेगा। तो सोडियम प्लस अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ही तो बनाएगा ना भाई। क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा। क्योंकि अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन दिए थे और अगर ले लिए तो उस पर तब भी न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन बनाना है। अगर आप इसको पूरा मिला देंगे तो आपको पता है कि अगर पूरा मिला दोगे तो क्या क्या बनेगा। इधर तो आप शायद समझ गए होंगे कि क्या क्या बन सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये हम आपको बता देते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कैसे बनेगा आप देखिएगा बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा, Na+ और ऊपर क्या बन जाएगा, Cl-। इधर क्या बन जाएगा बेटा, NaCl, इधर हो जाएगा NaCl। तो इस तरीके से आप रिएक्शन बनाएंगे। ये आपका NaCl का एक पर्टिकुलर एक रिएक्शन हो गया जो आपको बोर्ड में शो करके दिखाना है। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कहेंगे सर हम क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते Na+ और Cl-। तो उन लोग से कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर रिएक्शन का आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे उसको तोड़ा है, कैसे उसको बनाया है, किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है, तब जाके आपका रिएक्शन तैयार होगा। माना कि ये क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ा रहे ये यूनिट फर्स्ट में आपके नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो यहाँ MCQ क्वेश्चन होगा। और आप सभी लोग बेटा अपने स्टाइल जो है एजुकेशन का स्टाइल, ये आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप वही पुराने ढर्रे वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, पुराने ढर्रे वाले आप तरीके से पढ़ेंगे, वही थ्योरी, वही लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट, तो आप कि सिर्फ कंपार्टमेंट आ सकते हैं या आप सिर्फ जस्ट पास आउट हो सकते हैं। लेकिन टॉपर्स के सपने तो छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट में आपको OMR सीट मिलेगा जिसमें MCQ क्वेश्चन का बबल्स करना पड़ेगा। हर एक बच्चे को पता है कि MCQ क्वेश्चन हम लोगों को स्कूल में बड़े अच्छे लगते हैं या 3-4 दोस्तों के बीच में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वही MCQ क्वेश्चन इतना खतरनाक बन जाता है और लगता है कि चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। MCQ क्वेश्चन ऐसा होता है कि बेटा अगर आप इसमें गलत टिक लगा दिए तो आपका पूरा का पूरा नंबर माइनस हो जाता है।
अगर शॉर्ट और लॉन्ग के कंपेयर में देखिए कुछ ना कुछ लिखेंगे तो नंबर मिल जाता है, लेकिन एमसीक्यू में अगर टिक मार दिया गलत, आपके पूरे के पूरे नंबर कट गए। इसीलिए एमसीक्यू बड़े खतरनाक होते हैं। तो नए तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तब आप एक टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। वही पुराने कॉन्सेप्ट जो हमारे भैया, जो हमारे चाचा पढ़ते आ रहे थे, अगर वैसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप पास, और सिर्फ और सिर्फ अगर पाना चाहेंगे तो 65 के 70 के आसपास रहेंगे। लेकिन सपना छोड़ना पड़ेगा 90+ पाने का, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ओएमआर सीट के बेसिस पे, तो हमें पढ़ाई चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक पूरे हिस्ट्री में सीबीएसई या किसी भी बोर्ड फाउंडेशन में कभी ओएमआर सीट नहीं मिला था, लेकिन अब मिलने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को कंपटीशन की तरफ ढकेला जा रहा है। तो आप अपने पढ़ाई को चेंज नहीं करेंगे, नए तरीके से नहीं पढ़ेंगे, पुराने ढर्रे के हिसाब से पढ़ेंगे, तो नंबर भी पुराने तरीके से ही आएंगे। बात समझ रहे? थोड़ा सा नया और थोड़ा सा अलग आइडिया लगाना पड़ेगा, एमसीक्यू तैयार करना पड़ेगा, जो हम इस केमिस्ट्री में अपने क्लास में करते रहेंगे। चलिए उसी तरीके से हम और भी रिएक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन आ गया PbCl2। अगर PbCl2 को करना है रिएक्शन तो कैसे करोगे? Pb+2 और क्या हो जाएगा 2Cl-। कौन कैथोड कौन एनोड? कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। तो आप रिएक्शन कैसे बनाएंगे? पहले बना लीजिए एट एनोड। एनोड पे कौन बनेगा बेटा? Cl-। 2Cl-। एनोड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। भैया 2Cl- है, एक Cl- होता तो एक इलेक्ट्रॉन निकालता, तो 2Cl- है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2। अब कोई कहेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों निकालने की बात हो रही है? क्योंकि यहाँ एनोड है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 2Cl- है, मतलब ये हो जाएगा Cl2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि 2Cl- अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Cl2 ही होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। अगर वही एट कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे कौन बनेगा? Pb+2। तो Pb+2 का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो 2+ है तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिंपल क्या बनाएगा? Pb ही बनाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बनेगा बेटा? Pb+2 और प्लस ये क्या बनेगा? 2Cl-, और उधर क्या बन जाएगा? PbCl2। क्या बन जाएगा? PbCl2। आप शायद समझ गए होंगे कि ऐसे रिएक्शन बनाया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोगों की यूनिट सेकेंड में पूछे जाएंगे। और किस में पूछे जाएंगे? वेरी शॉर्ट वाले में, जहां आपको रिएक्शन की मदद से आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि किस में क्या क्या होता है और क्या नहीं है, सारे कंसेप्ट। इसी के माध्यम से आप पूरा रिएक्शन इसको समझा सकते हैं, पूरा रिएक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम ऐसे क्वेश्चन है, रिएक्शन है, जो आप इसको बताना चाहेंगे। अगर यही में क्वेश्चन एक AlCl3 आ गया तो आप ये भी बना सकते हैं, इसको तोड़ लेंगे Al+3 में और प्लस 3Cl- में, ऐसे तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो ये कौन होगा? कैथोड, और ये कौन होगा? एनोड, क्योंकि कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। उसके बाद आप रिएक्शन लिखेंगे, अगर आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं। एट एनोड पे कौन होगा? 3Cl-। अगर 3Cl- है तो मतलब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बन जाएगा? Cl3 बन जाएगा। और अगर एट कैथोड पे बात करोगे तो कैथोड पे पता चला Al+3 बनेगा, और ये Al+3 अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो क्या बनेगा? Al बनेगा, मतलब वही Al। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Al बन जाएगा, ऐसा ले लिया तो Al बन जाएगा। जोड़ दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बनेगा बेटा? Al+3 और 3Cl- और उधर क्या बन जाएगा? AlCl3। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, और कैसे रिएक्शन बनाते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे कोई भी रिएक्शन आप बना सकते हैं, SiCl4, बहुत सारे रिएक्शन आप तैयार कर सकते हैं, CaCl2, ऐसे रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उसके क्वेश्चन को एक बार वॉच आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आज सब लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आज के लेक्चर में आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भले से बेसिक है, भले से फंडामेंटल सीखने को मिला, लेकिन यही फंडामेंटल बेटा आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपके तभी लगेंगे जब आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे। फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तो आप सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो सामने वाला बताएगा आप वैल्यू पुट करेंगे, आप लगा सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले होंगे या कहीं एग्ज़ाम दे रहे होंगे,
उस समय कोई नया क्वेश्चन ला दिया जाए, ट्विस्ट ला दिया जाए, तो क्वेश्चन को सिर्फ आप देखेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं होगा, तब तक आपके कोई न्यूमेरिकल नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते भी हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में सर अगर हम थ्योरी तैयार करें, तो आप सभी लोगों को बता दें, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी देने का मतलब है कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले उसको समझना, ना कि उसे रटना मान। फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी का देने का मतलब ये है कि आप न्यूमेरिकल को कैसे समझेंगे, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ी जाती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए। जो जिसकी वजह से उसका वजूद है, उसको पढ़ के उसको लगाइए। आ रहा समझ में? इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी दिया जाता है। आप कोई भी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का निकालिए, उसका थ्योरी न्यूमेरिकल की तरफ इंडिकेट करता है। इसीलिए थ्योरी पढ़ने के बाद उसके न्यूमेरिकल जरूर लगाइए। तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को सही करिए, चाहे कोई भी चैप्टर्स हो, द सॉलिड स्टेट, चाहे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो एक ऐसा चैप्टर्स है, आप सबको पता है कि सॉल्यूशन में अगर आप एनसीईआरटी लगा लीजिए तो हम मान जाए, पूरी एनसीईआरटी आप सॉल्यूशन चैप्टर का लगा लीजिए न्यूमेरिकल, तो हम मान जाए कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा होता है। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी लगा लीजिए, उसमें क्या ट्विस्टिंग, क्या फ्लिपिंग टाइप के क्वेश्चन है उसमें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर से या कभी पढ़ेंगे हमसे या पढ़ चुके होंगे, आप इसके न्यूमेरिकल लगाइए कभी, आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में इसके क्या लेवल है सॉल्यूशन चैप्टर्स के। और चैप्टर का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ना लगने का मतलब, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी स्टडी डामाडोल चल रही है। कभी भी कोई भी चैप्टर अगर आपको चेक करना, तो उसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाइए। अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगने लगी है, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही चल रही है। और अगर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई गलत जा रही है। हमको जो मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है, या हमको जो पढ़ना चाहिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। दैट्स रीज़न, इसी की वजह से एनसीईआरटी नहीं लगता। और एनसीईआरटी बहुत शांत, बहुत काम तरीके से लगता है, बहुत जल्दीबाजी नहीं, आराम से टॉपिक पढ़ लिया। आप जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप हमारा पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन लगाइए, शायद हो सकता है लग सकता है। आ रहा समझ? तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को स्टडी करेंगे। ओके। और जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठे, तो तुरंत उसे रस करना ना चालू करें कि तुरंत बुक खोला तुरंत चालू, नहीं। पहले बुक ओपन करने के बाद क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िए, और सही ढंग से पढ़ने के बाद तब उसे रस आउट करना चालू करिए, तब उसे रस करिए कि हाँ अब क्वेश्चन को लगाएंगे। ये नहीं कि बुक्स, कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाना चालू कर दे, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे वो बुक्स में क्वेश्चन लगाते, नहीं। तुरंत रस आउट नहीं करिए, अपने माइंड को शांत रखिए और उसके बाद क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लिए और तब उसके बाद उसको रस करिए। ओके। तो आई होप आप सभी लोगों को आज ये सारा पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखेंगे और नेक्स्ट क्लास कल हम लोग आगे लेक्चर को बढ़ाएंगे। और आज ये क्लासेस रियली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन 12th के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो कोई मेरा कंपटीशन बैच का लड़का देख रहा है तो याद रखिए ये सिर्फ फाउंडेशन का ही लेक्चर था बेटा, आप लोगों के लेक्चर कल मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, अभी आप सिर्फ बेसिक क्लियर कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू सो मच।